आईटीआर फाइल करते समय एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन ये होता है कि कौन सा फॉर्म भरे, क्योंकि एक गलत फॉर्म से आपको मिल सकती है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से नोटिस। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि इनकम टैक्स के लिए सही फॉर्म कौन सा है, बहुत ही इजी तरीके से, ताकि आप कॉन्फिडेंटली अपना रिटर्न फाइल कर सके। क्योंकि आईटीआर फॉर्म कई तरह के होते हैं, 7 टाइप्स के होते हैं, 1 2 3 4 5 6। तो इतने सारे ऑप्शंस में से आप सही फॉर्म कैसे चुनेंगे, क्योंकि इनकम सबकी अलग अलग होती है, इसीलिए आईटीआर फॉर्म्स भी अलग अलग होते हैं। तो अगर आपकी इनकम सैलरी है, बिजनेस से है या फिर कैपिटल गेन से है, तो हर एक सोर्स के लिए कई बार अलग अलग आईटीआर फॉर्म्स भी होते हैं। तो इस वीडियो में आपको पता लगेगा आईटीआर 1 से लेकर आईटीआर 7 तक के, ताकि सभी फॉर्म्स का ओवरव्यू कौन से इनकम पे होता है और कौन सा आईटीआर भरना जरूरी है। सैलरीड हो, एम्प्लॉयज हो, फ्रीलांसर हो, बिजनेसमैन हो या फिर इन्वेस्टर्स, सही ऑप्शन आपके लिए कौन सा होगा। और कॉमन मिस्टेक जो आईटीआर करते वक्त आप लोग आईटीआर फाइल करते वक्त आपसे हो जाती है, वो ना हो। तो 2025 में नए इनकम टैक्स रूल के हिसाब से क्या अपडेट्स हैं। तो अगर आप पहली बार आईटीआर फाइल कर रहे हैं, फ्रीलांसर है या फिर साइड इनकम से अर्निंग कर रहे हैं, कैपिटल गेन है या फिर प्रॉपर्टी इनकम है या फिर एक स्मॉल बिजनेस चलाते हैं, तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा बोनस वीडियो आपके लिए हो सकती है, ताकि आप कोई भी मिस्टेक्स ना कर पाए और मिस्टेक से बचे। तो इस वीडियो को आप कम्प्लीटली ज़रूर देखिए, और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, ताकि आपको ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो का टैक्स अपडेट का नोटिफिकेशन आता रहे। तो जैसा कि अभी जो हम आईटीआर फॉर्म जो अभी फिल होने जाएंगे, वो फाइनेंशियल ईयर 24-25 के होंगे, जो कि मार्च में फिनिश हो चुका है, और असेसमेंट ईयर 25-26 शुरू हो चुका है। तो देखिए, आईटीआर फाइलिंग तो देखिए मैंडेटरी है, पर कब, अगर आप ओल्ड टैक्स रिजीम सेलेक्ट करते हैं, तो अगर आपकी इनकम आपके डिडक्शन एग्जेम्पशन को माइनस करने से पहले, अगर आपकी एज ग्रुप 60 में है, 60 से 60 तक है, तो आपका 2,50,000 अगर आपकी इनकम हो जा रही है, और 60 to 80 है तो 3 लाख है, प्लस अगर आप आगे है 80 के अबव है, तो उसमें क्या कर सकते हैं, आपकी 5 लाख तक की जो इनकम जो है एग्जेम्प्ट होती है। इसमें ये नहीं कि आपकी डिडक्शन के बाद इस इनकम आ जाए, वो नहीं, डिडक्शन से पहले अगर आपकी इतनी इनकम है तो आपको आईटीआर डिक्लेयर करना ज़रूरी है। अगर आपका सेम डिडक्शन होने के बाद इतना आपका हो जाता है तो आपका टैक्स नहीं लगेगा, बट आपको डिक्लेयर करना जो है वो ज़रूरी है। उसके बाद देखिए, आपको सभी तरह की इनकम जो है अपने आईटीआर फॉर्म में दिखानी होती है। अभी जो फाइनेंशियल ईयर 24-25 है, अब असेसमेंट ईयर 25-26 है, तो आपको एक प्रॉपर आईटीआर फॉर्म भरना है। किसके बेस पे, आपकी जो भी इनकम है और स्टेटस के बेस पे। अब इनकम टाइप्स किस किस टाइप्स की होती है, देखिए, अब आप सोच रहे होंगे भी मैंने आपको ओल्ड टैक्स रिजीम का बताया, न्यू का कब बताऊंगी, तो उसके लिए थोड़ा सा वेट कीजिए, अभी हम न्यू पे भी आएंगे। फर्स्ट है सैलरी एंड पेंशन इनकम हो सकती है आपकी, हाउस प्रॉपर्टी हो सकती है, रेंटल इनकम हो सकती है, कैपिटल गेन हो गया, म्यूचुअल फंड प्रॉपर्टी, पीजीबीपी या बिजनेस हो गया, या फिर अदर सोर्स इंटरेस्ट। ये 5 टाइप्स की इनकम जो है वो जनरली होती है। उसके बाद इन 5 टाइप्स की इनकम को किस तरह से आईटीआर में फाइल किया जाता है, जैसे कि हमारी 7 टाइप्स ऑफ आईटीआर होती है, आईटीआर 1, आईटीआर 2, आईटीआर 3, आईटीआर 4, 5, 6, 7। तो जिस तरह से ये अलग अलग है, क्योंकि इनकम टाइप्स भी अलग अलग होती है। हालांकि कुछ साल पहले भी डिपार्टमेंट ने, गवर्नमेंट ने कहा था कि वो एक कॉमन आईटीआर का फॉर्म लेकर आएंगे, बट अभी तक वो नहीं आया है। ऐसे कुछ भी नोटिफिकेशन तो नहीं आया है कि कब आने वाला है, बट गवर्नमेंट ने कहा है तो वो ज़रूर आएगा। तब आपके लिए आईटीआर फाइल करना और ज़्यादा इजी हो जाएगा, क्योंकि तभी इतने सारे फॉर्म्स थोड़े से कम हो जाएंगे। बस अभी क्योंकि ऐसा कुछ भी अपडेशन नहीं आया है, तो अभी के लिए फिलहाल हमारे पास 7 टाइप्स ऑफ आईटीआर है। उसके लिए हम आईटीआर 1 की बात करें, आईटीआर 1 जिसको हम क्या कहते हैं, सहज कहते हैं। तो आईटीआर 1 इस क्या है, रेसिडेंशियल इंडिविजुअल, अगर आप रेसिडेंट है, इसे इंडिया में ही रहते हैं, यहीं अर्न करते हैं, तो भी आपके लिए आईटीआर 1 जो है एप्लीकेबल होता है। सैलरी या पेंशन की इनकम इसमें आती है। एक हाउस प्रॉपर्टी से आपको इनकम आ रही है। अदर सोर्स की इनकम कौन सी इंक्लूड होती है, आपका फिक्स डिपॉजिट हो गया, जो जनरली मैक्सिमम इंडियंस जो है फिक्स डिपॉजिट में पैसा ज़रूर इन्वेस्ट करते हैं। पार्ट टाइम आपकी इनकम कोई स्पेशल इनकम होगी, कमीशन वगैरह, और अगर कोई एग्रीकल्चर से इनकम आ रही है 5,000 तक की, तो ये सब आप अपने आईटीआर 1 में डिक्लेयर कर सकते हैं। उसके बाद अब फाइनेंशियल 2024-25 से, जो फाइनेंशियल ईयर जिसका आईटीआर हम फाइल करने जा रहे हैं, अगर आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, शेयर से हो गया, म्यूचुअल फंड से हो गया, और वो अंडर सेक्शन 112A में कवर हो रहा है, और आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 1,25,000 तक का ही है, तो इस चीज़ को आप अपने आईटीआर 1 में डिक्लेयर कर सकते हैं। बट अगर इसके ऊपर का है तो फिर आपको दूसरी आईटीआर में जाना होगा, आईटीआर 1 में आप उसको डिक्लेयर नहीं कर पाएंगे।
अब ठीक है, यहाँ एप्लीकेबल है, तो जहाँ कुछ एप्लीकेबल होता है वहाँ नॉट एप्लीकेबल भी चीज़ें ज़रूर होती है। तो देखिए, बेशक से आपकी यहाँ पे पेंशन से इनकम आ रही हो या फिर सैलरी से इनकम आ रही हो, ठीक है, यहाँ हमने देखा कि पेंशन और सैलरी की इनकम होती है तो हम ITR 1 में जाते हैं। बट अगर आपकी पेंशन और सैलरी से इनकम आ रही है, सब मिला के या अदर इनकम जो भी आपकी ITR 1 में एप्लीकेबल होती थी, 50 लाख के ऊपर चली जाती है, तब आप ITR 1 फाइल नहीं कर पाएंगे। उसके लिए आपको दूसरी ITR को देखना पड़ेगा। एग्रीकल्चर इनकम 5,000 से ऊपर जा रही है आपकी, या फिर आपका टैक्सेबल कैपिटल गेन शॉर्ट टर्म या फिर कैपिटल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। लॉन्ग टर्म आपने 12 महीने से ज़्यादा कुछ एसेट्स को होल्ड किया है, शॉर्ट टर्म मतलब एक साल, मतलब 12 महीने से पहले ही आपने उसको सेल परचेज उसको कर दिया है, वो अगर 1,25,000 के ऊपर चला जाता है तब भी आप ITR 1 जो है आपके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगा। प्लस अगर आपको इनकम बिजनेस की इनकम आ रही है, सपोज आपकी सैलरी की भी आ रही है, बिजनेस की भी आ रही है, तो वहाँ पे जो आप ITR 1 में नहीं जाएंगे, वहाँ पर ITR 4 में जाएंगे। उसके बाद है एक से ज़्यादा हाउस प्रॉपर्टी से आपकी इनकम है तो भी आपके पास ITR 1 एप्लीकेबल नहीं होगा। एंड अगर आप किसी कंपनी में डायरेक्टर हैं तो भी आपके पास ITR 1 जो है एप्लीकेबल नहीं होगा। तो एप्लीकेबल नॉट एप्लीकेबल दोनों चीज़ें देखी। उसके बाद अगर आपके पास कोई फॉरेन एसेट्स है, फॉरेन से आपको इनकम आ रही है, सैलरी आ रही है, सैलरी आपकी इंडियन होनी चाहिए, तभी आपके पास ITR 1 एप्लीकेबल होता है। बट अगर आपके पास फॉरेन एसेट्स है और फॉरेन इनकम है तो भी आप ITR 1 आपका एप्लीकेबल नहीं होता है। तो सेम इसी तरह से इफ़ यू आर असेसेबल रिस्पेक्ट ऑफ इनकम ऑफ अनदर पर्सन रिस्पेक्ट ऑफ विच टैक्स डिडक्टेड इन द हैंड्स ऑफ अदर पर्सन, तो यहाँ पे भी आपके पास ITR 1 एप्लीकेबल नहीं होगा। उसके बाद अगर आपके पास कुछ ऐसी इन्वेस्टमेंट है अनलिस्टेड इक्विटी शेयर की, कि आपने किसी भी टाइम में ले लिया फाइनेंशियल ईयर में, तो भी आपके पास उस फाइनेंशियल ईयर में आप ITR 1 की एप्लीकेबिलिटी नहीं होती है, आप ITR 1 फाइल नहीं करेंगे। प्लस आपके पास कुछ एसेट्स है फाइनेंशियल इंटरेस्ट के जो आउटसाइड मतलब फॉरेन एसेट्स हो गए, बट आप इंडियन रेसिडेंट है और आप वहाँ पे साइनिंग अथॉरिटी है आउटसाइड ऑफ इंडिया। सपोज इट आपके पास जो है बेशक से कोई एसेट नहीं है, बट आपके अगर किसी आउटसाइड ऑफ इंडिया की किसी अथॉरिटी में आप साइनिंग अथॉरिटी है, वहाँ पे आपके साइनिंग आपके मैंडेटरी होते हैं, तो वहाँ पे भी आप इस तरह का आपके पास कोई एसेट है तो भी आप ITR 1 को आप फाइल नहीं कर पाएंगे। बट अगर आप रेसिडेंट है, नॉट ऑर्डिनरी एंड नॉट रेसिडेंट, अगर आप मतलब कि रेसिडेंट नॉट ऑर्डिनरी है या फिर नॉन रेसिडेंट है तो भी आप ITR 1 फाइल नहीं कर सकते, बेशक से आपके पास सिर्फ सैलरी आ रही हो। तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है, एप्लीकेबिलिटी और नॉन एप्लीकेबिलिटी दोनों चेक करना है। अब हम ITR 1 देख लिया, अब ITR 2 देखिए। ITR 2 जो जनरली यूज़ होता है इंडिविजुअल और HUF के लिए ही यूज़ होता है, अगर इनको इनकम फ्रॉम सैलरी पेंशन आ रही है और इनको हाउस प्रॉपर्टी एक से ज़्यादा में आ रही है, तो ये आपका ITR 2 होता है। अब इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में जो स्पेशल रेट ऑफ इनकम कैसे होती है, विनिंग ऑफ लॉटरी होगी, इनकम फ्रॉम रेस हॉर्स हो गया। ITR 1 अगर टोटल अबव चली जाती है 50 लाख से तो वो ITR 2 एप्लीकेबल हो जाता है उनके ऊपर। उसके बाद है सपोज इट फॉरेन एसेट फॉर इनकम मीन जो चीज़ ITR 1 से अगर आप नहीं एप्लीकेबल हो पाते, जो भी आपको रीजंस बताएं, 50 लाख से आपके ऊपर इनकम चलेगी, फॉरेन एसेट्स होगी, डायरेक्टर होगी, तो कई केसेस में वो ITR 2 उन पर एप्लीकेबल हो जाता है। 5,000 से ज़्यादा की आपकी एग्रीकल्चर इनकम है तो कौन सा आपके ऊपर एप्लीकेबल होगा, ITR 2 एप्लीकेबल होगा। तो इन चीज़ों का भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद आप डायरेक्टर है किसी कंपनी में, आपके पास कुछ ऐसे इन्वेस्टमेंट है अनलिस्टेड इक्विटी शेयर की कि आपने फाइनेंशियल ईयर के किसी भी टाइम में लिया, तो आपके पास ITR 1 ना होकर ITR 2 एप्लीकेबल होगा। उसके बाद देखिए आप अगर रेसिडेंट नॉन ऑर्डिनरी RNOR या फिर नॉन रेसिडेंट है तो आपके पास ITR 2 एप्लीकेबल होगा। प्लस आपको कैपिटल गेन से इनकम आ रही है, लॉन्ग टर्म हो शॉर्ट टर्म हो, बट 1,25,000 तक है तो ITR 1 तक जाती है, बट उसके ऊपर है तो आप किसमें ITR 2 में आते हैं। अब कहाँ कहाँ पर ITR 2 यूज़ नहीं कर सकते, देखिए अगर आपकी बिजनेस की इनकम है, बिजनेस एंड प्रोफेशन की, तो वहाँ पे आप अपना ITR 2 को एप्लीकेबल उस पर नहीं कर सकते हैं। ITR अब ITR 2 तक हमने देख लिया, ITR 3 देखने से पहले हम ITR 4 को देखेंगे। जनरली जिस तरह से ITR 1 को सहज बोला जाता है उसी तरह ITR 4 को सुगम बोला जाता है। जनरली इसमें इंडिविजुअल HUF पार्टनरशिप LLP इसमें जो है वो नहीं आते हैं, ठीक है, आपका LLP इसमें नहीं आएगा, इसमें आपकी LLP नहीं आएगी। इसमें प्रिजम्पटिव इनकम को शो किया जाता है कैसे, अगर आप कंप्लीटली कैश में सेल करते, कैश में आपका बिजनेस होता है तो आपके अपने टर्नओवर का 8% जो है आपको टैक्स पे भरना पड़ता है, प्लस टैक्सेबल हो जाता है। और अगर आपका कंप्लीटली बैंकिंग ट्रांजेक्शन ही कैश में है ही नहीं तो उस केस में आपको अपने टर्नओवर का 6% जो है आपका वो टैक्सेबल हो जाता है।
अगर आप सर्विस के सेक्टर में हैं तो वहाँ आपका 50% जो है वो टैक्सेबल होता है। उसके बाद देखिए सैलरी, वन हाउस प्रॉपर्टी हो गई, अदर सोर्सेज 50 लाख तक का या फिर 75 लाख तक का कैश पर 5% से कम तो वो आप इसमें शो कर सकते हैं। बट अगर आपका टर्नओवर 2 करोड़ से ऊपर चला गया और उस केस में आपको 5% दिखाना होगा, और अदरवाइज आपको जो है ITR 3 जो है आपको फाइल करेंगे, जिसमें आपका टैक्स ऑडिट भी जाएगा। उसके बाद अब देखिए ITR 1 में चेंजेस हुए तो डेफिनेटली इसमें भी कुछ एडिशन हुए हैं। इस फाइनेंशियल ईयर से जो 24-25 जो कि जा चुका है, उस फाइनेंशियल ईयर की जो भी ITR शुरू हुई है, तो यहाँ पे अगर आपकी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है शेयर से, म्यूचुअल फंड से, जो कि 112A के सेक्शन में कवर होती है, अगर आपकी जो है 1.25 मतलब 1,25,000 तक के अगर आपका जो है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो रहा है तो वो आप ITR 4 में दिखा सकते हैं। आपको अलग से ITR 2-3 में जाने की ज़रूरत नहीं हो सकती, बट हाँ इसके ऊपर जाता है तो वो नहीं होगा। उसके बाद है ITR 4 हमने कम्प्लीटली डिस्कस कर लिया। अब हम ITR 3 पे आते हैं। ITR 3 में क्या, अगर आपका बिजनेस एंड प्रोफेशन है तो आप ITR 3 में भी फाइल कर सकते हैं 4 के साथ साथ, ठीक है। 4 में भी जा सकते हैं, 3 में भी जा सकते हैं। अब सपोज आपका बिजनेस एंड प्रोफेशन कैसे है, आप एक किसी कंपनी में डायरेक्टर हैं तो आप ITR 4 में ना जाके आप ITR 3 में आएंगे। ये थोड़ा सा जो है चेंजेस आ सकते हैं, क्योंकि बिजनेस एज ए डायरेक्टर, बिजनेस करने के लिए कई बार आप एक डायरेक्टर भी होते हैं किसी कंपनी में। उसके बाद है इफ़ यू हैड इन्वेस्टमेंट, अगर आपके पास ऐसी कोई इन्वेस्टमेंट है जो अनलिस्टेड सिक्योरिटी शेयर है किसी भी फाइनेंशियल में, तो भी आप ITR 3 में जाएंगे। रिटर्न्स में इंक्लूड इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, आपको हाउस प्रॉपर्टी से इनकम आ रही है, सैलरी पेंशन से आ रही है, अदर सोर्स है, या फिर आप किसी LLP में पार्टनर हैं, ठीक है। अगर आप LLP में पार्टनर तो भी आप ITR 3 में जाएंगे। अगर आपकी इनकम इस लेवल की है कि आपको टैक्स ऑडिट की ज़रूरत पड़ती है तो भी आपका ITR 3 फाइल होगा। अब ये क्या है, ITR 3 को ऑलराउंडर फॉर्म बोलते हैं, ठीक है। काफ़ी सारी चीज़ें जो कहीं नहीं आती इसमें इंक्लूड हो जाती है, मैक्सिमम ऑफ चीज़ें, बट इस फॉर्म को भरना बहुत ज़्यादा केयरफुली होता है। इट्स नॉट एन ईजी टास्क। अब हम ITR 5 की बात करते हैं। हमने 1, 2, 3, 4 तक डिस्कस कर लिया है। ITR 5 में देखिए अभी तक हम देख रहे थे LLP यहाँ पे नहीं आएगा, यहाँ पे नहीं आएगा, तो आएगा कहाँ, ITR 5 में आएगा। पार्टनरशिप फर्म भी ITR 5 में आती है। AOP होगी, BOI, पार्टनरशिप फर्म, बिजनेस ट्रस्ट हो गया, AGP, ये सारी किस्में आपका ITR 5 में आता है, ये सारे बिजनेस ट्रांजेक्शन। अब होगी कंपनीज में आपके कौन से हो गए, लिमिटेड हो गया, प्राइवेट लिमिटेड हो गया, OPC हो गया। प्राइवेट लिमिटेड होता है और लिमिटेड अलग होता है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं आपकी किसमें आती है, ITR 6 में आती है, मीन्स कंपनीज की। अभी तक हमने देखा कि डायरेक्टर हो गया, LLP में पार्टनर्स होते हैं, पार्टनरशिप फर्म में भी पार्टनर्स होते हैं, तो वो कंपनी कहाँ गई, क्योंकि जब कंपनी रजिस्टर होती है या फिर पार्टनरशिप रजिस्टर होते हैं तो वो एक लीगल एंटिटी होती है, उनका खुद का एक पैन कार्ड होता है। पैन कार्ड है तो इनकम टैक्स डिक्लेयर तो करना होगा, तो कंपनीज कहाँ जाएगी, कंपनी जाएगी आपकी ITR 6 के अंदर में। उसके बाद ट्रस्ट, रिलीजियस, जो भी चैरिटेबल होते हैं वो आपके जाएंगे ITR 7 में। सेक्शन 80G हो गया, 12A रजिस्टर्ड हो गया, या फिर स्कूल हो गया, इनकी जो फाइलिंग्स होती है वो ITR 7 के अंडर में होगी। अब देखिए ITR 5, जब भी डाटा आप रिटर्न इनकम टैक्स फॉर्म में ITR 1 फाइल करते हैं, ITR 2 करेंगे, 3 करेंगे, 4 करेंगे, 5 करेंगे, 7 करेंगे, बट नॉट वेरीफाइड इलेक्ट्रॉनिकली। बट अगर आप उसको इलेक्ट्रॉनिक वेरीफाइड नहीं करेंगे तब तक जो है वो क्या होगा, सबमिटेड नहीं होगा। तो जब भी आप उसको सबमिट कर जाएंगे आपके पास एक ITR V करके जो है सिंबल आएगा, तो आपको ITR फाइल करने के बाद उसको इलेक्ट्रॉनिकली सबमिट भी ज़रूर करना है, OTP वेरीफाई ज़रूर करना है। अगर आप नहीं करते हैं तो आपका उस साल का ITR फाइल नहीं माना जाता है, और अगर आप उसको बाद में करेंगे तो वहाँ पे आपको क्या, उसमें आपको फाइन पे करना पड़ेगा। तो होप सब आपको पता लग ही गया होगा कि कौन से इनकम पे कौन सा फॉर्म भरना जो है वो ज़रूरी है। लेकिन क्या आपको पता है कि ITR फाइल करते समय कौन कौन सी छोटी छोटी गलती हो जाती है जिसकी वजह से रिफंड डिले हो सकता है, तो उसके लिए भी वीडियो जो है चैनल पे ऑलरेडी पोस्टेड है, आप उसको भी ज़रूर देखिए। प्लस आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। एंड आपको अगर इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए हेल्प चाहिए प्रोफेशनल से, तो उसके लिए भी आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप सिंपली व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो को शेयर करें, सब चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स को ज़रूर भेजिए ताकि वो भी अपडेट रहें। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे स्मार्ट एंड स्टे फाइनेंशियल फिट। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।